अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद सामटिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट। आजकल आप लोग लेक्चर उर्दू की टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे, तो बहुत सारे अहबाब ने मेरे साथ भी कांटेक्ट किया कि मुझे हमें रहनुमाई करें कि कौन सी बुक से हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, आपने कैसे तैयारी की और आप कैसे कामयाब हुए, तो अपने तजुर्बात में हमें शरीक कीजिए। तो बहुत सारे अहबाब को मैंने फ़र्दन भी जो मेरे तजुर्बात थे मैंने उनके साथ शेयर किए, गाइड किया उन्हें। तो और कुछ अहबाब की ये राय थी कि क्यों ना बाकायदा तौर पर एक यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, ताकि जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं सब जो अपनी मर्ज़ी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं वो कर सकें। तो यूँ ये चैनल बनाने का सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ, और इस चैनल के लिए फिर मैंने ये अरेंज किया कि मुख्तलिफ़ लेक्चर का एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए। जो लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत हैं उनको कवर अप किया जाए, उनके लिए वीडियोस बनाई जाएं और अपने तजुर्बात भी आपके साथ साथ शेयर किए जाएं। और जो फिर इंटरव्यू के लिए भी इंशाल्लाह हम पूरा एक सीरीज़ रखेंगे लेक्चर्स की, उनके हवाले से जो अहम मौज़ूआत हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तफसीली डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को जो रहनुमाई चाहिए होगी, आपकी जो मुश्किलात होंगी, जो मसाइल का सामना होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक भरपूर तैयारी हो। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ। सबसे पहली बात जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपने अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि यू कैन डू इट। आप पीपीएससी का टेस्ट भी पास कर सकते हैं, इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है। आपने अपने आप को ये यकीन दिलाना है। अगर आप अपने आप को ये यकीन दिला देते हैं कि आप ये सब कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखें। पहला स्टेप, आपने अपने आप को इन कॉन्फिडेंस लाना है, अपने आप को यकीन दिलाना है। दूसरी बात, जो एकेडमिक के हवाले से बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते रहते हैं कि हमारा एकेडमिक इतना है तो हम क्या क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए और हम फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे अहबाब जो 2021 में लेक्चर सेलेक्ट हुए, जिनके एकेडमिक 29 थे। एकेडमिक आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर एक ऐप मौजूद है पीपीएससी के मार्क्स कैलकुलेटर के हवाले से। तो वहाँ पे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एकेडमिक कितना बनता है। एक तो बात यह है कि एकेडमिक आपका अब मुस्तकिल है, उसमें आप कोई कमी बेशी चेंजेस नहीं कर सकते। और दूसरा यह है कि 29 नंबर वाले ऐसे कई लोग मेरी नज़र से गुजरे हैं जो हमारे साथ लेक्चर सेलेक्ट हुए, और न सिर्फ लेक्चर सेलेक्ट हुए बल्कि कुछ लोग टॉप 10 में शामिल थे और कुछ टॉप 20 में शामिल थे। इस तरह मतलब उन्होंने रिटन टेस्ट की तैयारी इस तरह की और फिर इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह अच्छे मार्क्स लिए कि वो टॉपर्स में आ गए। तो आप लोग ये यकीन रखें कि आपके जितने भी मार्क्स हैं आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और फिर इंटरव्यू तो आपकी अपनी शख्सियत का इजहार है कि आप कैसे वहाँ लोगों को फेस करते हैं, कैसे बोलते हैं, इस पर खैर हम तफसीली बात करेंगे। तो आप सबसे पहले तो जहन से एकेडमिक को निकाल दें, एक तरफ रख दें। आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, और जहां आपके पास एक मौका है कि आपने दूसरे कैंडिडेट से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है कि रिटन टेस्ट में आप जितना अच्छे स्कोर करेंगे वो आपके लिए, आपके मेरिट में भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, और दूसरों को कम्पीट करने के लिए भी जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा है बेनिफिशियल साबित होगा। इसके बाद एक बात और मैं आपको बताऊँ कि ऑलवेज थिंक स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किताबें उठाते हैं, उनको रट्टा लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं, किताबों के बंडल्स पढ़ डालते हैं, तब भी रिटन टेस्ट बास सूरतों में पास होता है तो बस जस्ट पास होता है या फेल हो जाता है। तो एक तो आपने अपने तौर पर ये अपनी सलाह करनी है कि आपने इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रिटन टेस्ट पास करने के लिए। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, आपने स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, थोड़ी किताबों को पढ़ना है, अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से समझकर, कंसेप्ट क्लियर करके, ये तरीक़ाकार होता है। अब स्मार्ट वे से आपने कैसे स्टडी करनी है, ये कुछ ट्रिक्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने 2015 में फ़र्स्ट ट्राई किया और इंटरव्यू में भी क्वालिफाई किया। इंटरव्यू में उस वक्त हमारी 30 ओपन मेरिट पर सीटें थी और मैं गालिबन 33वें नंबर पर रहा, तो मतलब पॉइंट से मैं फाइनल सिलेक्शन में रह गया। और फिर 2017 में मैंने दोबारा अटैम्प्ट लिया और उस वक्त गालिबन 25-26 सीटें थी ओपन मेरिट पे, तो उस वक्त मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था। और उसमें भी मेरा रिटन टेस्ट में जो मेरिट ब्रेक हुआ उसमें 0.25 लेस थे। जो लास्ट कैंडिडेट उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया उससे मेरे 0.25 रिटन में कम थे, और उस वक्त जो रिटन का मेरिट ब्रेक हुआ तो 70 से ऊपर था। और इस बार 2021 में जो मेरिट ब्रेक हुआ वो तो गालिबन 56 कुछ पे था और मेरे 70 प्लस मार्क्स थे इस बार भी रिटन टेस्ट में। तो
रिटन के हवाले से जो मेरा भरपूर तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने हमेशा 5 किताबें स्टडी की, और किस तरीके से स्टडी की वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपने भी, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह स्टडी करें आप, और उसके ऊपर गौर गौज करें मेरी शेयर करदा टेक्निक्स के ऊपर, ताकि आप उनमें बेहतरी लाएँ और आप उनको मज़ीद स्मार्टर वे से स्टडी कर सकें। तो इस सिलसिले में पहली जो सबसे अहम किताब है वो है कलीद उर्दू। कौन सी? कलीद उर्दू। डॉक्टर अली महमद ख़ान की, अशफाक अहमद विर्क और इन लोगों ने जो तैयार की और कारवान पब्लिशर से शाये हुई। आप में से बहुत सारे लोगों के पास होंगी, नहीं है तो ज़रूर इस बुक का स्टडी करें। इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत यह है कि इसमें पास्ट पेपर शामिल कर दिए गए हैं, और आपने पढ़ना भी पास्ट पेपर्स को है बतौर ख़ास। तमाम पास्ट पेपर्स को और उसके साथ जो सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं उनको आपने तैयार करना है। न सिर्फ तैयार करना है बल्कि आपका सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि आप टेक्निक को समझें कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस तरह उठा रहा है। अदबी शख्सियात से मुतल्लिक़ सवालात हैं तो वो किस तरह उठा रहा है। मसलन मीर से मुतल्लिक़ सवालात हैं, मीर से किस तरह के वो सवालात पूछ रहा है। ये आप सवालात उनको अलग पेजेस पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नोट करते जाए। मीर के लिए एक अलग पेज अपने पास रख लें, गालिब के लिए एक अलग पेज, इकबाल के लिए, फैज़ के लिए, इसी तरह मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब से मुतल्लिक़ जो सवालात आ रहे हैं उनको एक अलग पेज पर आप नोट करते जाएँ। अदबी तहरीकों के हवाले से जो सवालात आ रहे हैं उनको आप अलग नोट करते जाएँ। अदबी रसाइल के हवाले से जो आ रहे हैं वो अलग नोट करते जाएँ। जो अहम कुतब पूछी जा रही हैं उनको आप अलग पेजेस पे नोट करते जाएँ। तो आप साथ साथ पेपर पढ़ते जाएँ, उनको निशानजद करते जाएँ, या साथ साथ अपने पेज रख लें, उसे लिखते चले जाएँ, या पेपर पढ़ने के बाद आप अलग उन पेजेस के ऊपर नोट कर लें। तो जब आपके पास ये सवालात आ जाएंगे कि असनाफ़ अदब के ऊपर एग्जामिनर ने यूँ सवालात पूछे हैं, इस तरह के मुमकिन सवालात पूछ सकता है, और मज़ीद मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ यानी क्या हैं, जिस तरह के सवालात मज़ीद पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको अपने जहन में बिठाएँ। अदबी शख्सियात से रिलेटेड क्वेश्चन को अपने जहन में बिठाएँ। अपनी टेक्निक यानी आपने कलीद उर्दू पढ़ते हुए कलीद उर्दू को भी समझना है, याद करना है, और उसके साथ साथ उसकी टेक्निक को समझना है कि एग्जामिनर सवाल कैसे बनाता है, कैसे उठाता है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। आपने उस टेक्निक को अब समझ लिया, अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब आपने दूसरे नंबर पर जो किताब पढ़नी है वो है डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़। ये बहुत ही बुनियादी किताब है, बहुत ज़रूरी है आपके पढ़ने के लिए। आप इसके हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से आपने जो टेक्निक कलीद उर्दू से सीखी है। पहले चैप्टर से देखें कौन से अहम सवालात आ रहे हैं, कौन सी अहम चीज़ें आ रही हैं जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम है, आप उनको अंडरलाइन करते चले जाएँ। और जब चैप्टर मुकम्मल हो जाए तो एक सफ़ा लें और उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग दें और नीचे वो सारे अहम चीज़ें आप नोट कर लें। फिर दूसरे चैप्टर पर चलें, फिर तीसरे पर, चौथे पर, इसी तरह सारे चैप्टर आप इस बुक के पढ़ डालें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले जाएँ। जो अहम चीज़ें हैं जो आपने अंडरलाइन की हैं उन्हें आप नोट कर लें। तो इस तरह डॉक्टर सलीम अख्तर की इतनी ज़ख़ीम किताब के बावजूद आपके जो नोट्स बनेंगे वो 24 से 25, 26, 27 इस तरह के सफ़ात बनेंगे आपके पास। तो आप ये देखें कि इन 25-26 सफ़ात को रिवाइज़ करना और 800 सफ़ात की किताब को रिवाइज़ करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है, यानी आसानी से आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आपका इस किताब को पढ़ने का ये होगा कि आपको मुख्तलिफ़ अदबी रुझानात का अंदाज़ा हो जाएगा, अदब में आने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का अंदाज़ा हो जाएगा, मुख्तलिफ़ जो दीगर चीज़ें हैं उनका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये अंदाज़ा जब होगा, ये मालूमात में जो इजाफ़ा होगा, ये कहाँ काम आएगा, ये आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। तो तीसरी किताब जो आपने पढ़नी है, तीसरी किताब इस सिलसिले में वो है असनाफ़ नज़्म व नसर, डॉक्टर अली महमद ख़ान की। ये भी कारवान से शाये हुई। इसको आपने अब जो टेक्निक आपने कलीद उर्दू से सीखी थी कि असनाफ़ से रिलेटेड सवालात किस तरह आते हैं, तो इन असनाफ़ को भी आपने उसी तरह स्टडी करना है उन टेक्निक्स की रोशनी में। और मज़ीद सवालात कौन से पूछे जा सकते हैं इन असनाफ़ अदब से रिलेटेड, वो आपने नोट करने, उनको अंडरलाइन करते चले जाएँ अहम चीज़ों को, और फिर उनके भी आप नोट्स बना लें। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिनफ में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, अहम नाम कौन से हैं, पहला नाम कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ आया या नसरी मजमुआ आया, वो कौन सा था, किसका था, कब शाये हुआ, अगर उसका किसी ने दिबाचा लिखा तो किसने लिखा। इस तरह की आपके पास मालूमात होनी चाहिए। ये मालूमात आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी। और उसके बाद जो चौथी किताब है कारवान लेक्चर उर्दू गाइड का, आपने पहले वाला हिस्सा पढ़ना है जिसमें मुख्तलिफ शुरा के बारे में, उदबा के बारे में उन्होंने सवाल और जवाब की सूरत में मालूमात फ़राहम कर दी हैं। फिर एंड के ऊपर उन्होंने किताबियात भी फ़राहम कर दी है कि हर मुसन्निफ़ की जो किताबें हैं अहम उनको शामिल कर दिया है, साथ उनकी डेट ऑफ प्रिंट्स भी शामिल कर दी हैं, लेकिन वो मोस्टली गलत हैं। डेट ऑफ प्रिंट्स जो है वो मोस्टली गलत हैं, तो आपने इसको पेश नज़र रखना है कि उनमें जो आने वाली गलतियाँ हैं उनसे आप बच सकें। तो ये इस सूरत में होगा जब आपका मुतालिया वसी होता है, आपने बाकायदा तारीख़ को पढ़ा है, आपको पता है ये किताब कब शाये हुई, कैसे शाये हुई। अच्छा, इसके और फिर इस कारवान लेक्चर उर्दू गाइड का जो आखिरी हिस्सा है
जिसमें मुसन्निफ़ीन के असल नाम दिए गए हैं, उनके कलमी नाम दिए गए हैं, फिर अहम किरदार दिए गए हैं, फिर उर्दू अदब में अवलियत दी गई है। इनको आपने ज़रूर पढ़ना है। और इस आखिरी हिस्से से पहले जो आजमाइशें दी गई हैं वो FPSC के मुख्तलिफ़ इम्तहानात में जो सवालात आते रहे हैं, जो पेपर्स आते रहे हैं, उनसे वो ली गए। वो पेपर्स आजमाइशें उनकी हेडिंग दे दी गई है, लेकिन एक्चुअली वो पेपर्स हैं, तो उनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर मुकम्मल आप नहीं तैयार कर सकते तो लेक्चर उर्दू की जो कारवान वालों की है गाइड, आपने इब्तदाई हिस्सा और आखिरी हिस्सा भरपूर तरीके से तैयार कर लेना है। ये इम्तिहान नुक्ता नज़र से बहुत अहम है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके बाद फिर आपके पास जो किताब आखिरी किताब है उर्दू अदब की तहरीकें डॉक्टर अनवर सदीद की, ये भी बहुत ही अहम किताब है। आपको मुख्तलिफ़ तहरीकों से शनासई होना ज़रूरी है। जब आप अदब के तालिब इल्म हैं तो आपको अदब के रुझानात का पता होना चाहिए और उसके साथ उसमें जो मुख्तलिफ़ तहरीकें आई उनका पता होना चाहिए। जैसे एक बड़ी तहरीक जो है हमारी और पहली अहम तहरीक जो है मैं समझता हूँ वो सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। तो अलीगढ़ तहरीक को आपको पता होना चाहिए कि इसके मकासद क्या थे, ये क्यों स्टार्ट हुई और इससे मुंसलिक अदीब बड़े बड़े कौन से थे, उनके कार है नुमाया अदबी सतह पर क्या हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान इसके रूह रवां थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताबें हैं, उन किताबों की क्या खासियत है, आसार सनादीद क्या है, इसके मानी अक्सर पूछे गए हैं। ये कलीद उर्दू में कई पेपर्स में आप देखेंगे आसार सनादीद से क्या मुराद है। ये सर सैयद की किताब है और इससे मुराद क्या है, मुराद जो है वही इस किताब में सब कुछ शामिल है। तो इस तरह और उन्होंने अदबी रसायल कौन से जारी किए, उन्होंने इदारा कौन सा कायम किया, कब कायम किया, ये आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है सर सैयद अहमद ख़ान की 1917 है और 2017 में 207 साल उनकी सालगिरह भी मनाई गई है। ये आपको पता होना चाहिए सर सैयद के बारे में। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो उन्होंने 1920 में कायम की थी, 2020 में 100 साल तकरीबात उनकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मनाई गई हैं। इसके अलावा अलीगढ़ के साथ मुंसलिक थे मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, मौलाना शिबली और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। तो आपको इन सब का पता होना चाहिए। इन सब के अदब में जो मकाम है, अदब में जो उनकी किताबें हैं उनका पता होना चाहिए। हाली का बतौर ख़ास मुकदमा शायर व शायरी का आपको पता होना चाहिए कि कब शाया हुआ, किस किताब का हिस्सा था, बाद में किताबी सूरत में शाया हुआ अलग से। और उसके अलावा सवाने के अंदर जो हाली का काम है, हाली की कौन से सवाने हैं ये अक्सर पूछा जाता है। और हाली की जो पहली सवाने जो है हयात सादी मेरे ख्याल में पहली सवाने है, तो उसमें जो दिबाचा है वो सवाने निगारी के ऊपर बहुत ही कमाल की किताब चीज़ है। वो दिबाचा हाली ने खुद ही लिखा था। तो शिबली है, शिबली ने कौन सी सवाने लिखी, पहली सवाने उनकी कौन सी थी, सीरत नबी की उन्होंने ख़ुद कितनी जिल्दें लिखी, बाकी की कितनी जिल्दें उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी। इसी तरह जो मुख्तलिफ आगे तहरीकें हैं, ये तरक्की पसंद तहरीक है या हल्का अरबाब ज़ौक़ है, अर्ज़ी सकाफ़ती तहरीक है, अंजुमन पंजाब की तहरीक है, इन सब को आपने इसी नुक्ते नज़र से मुतालिया करना है कि उनके अहम रुझानात क्या हैं, उनसे अहम अदबा कौन से जुड़े रहे, इनके प्लेटफार्म से कौन सी अहम तख्लीक़ात पेश की जाती रहीं, कब की जाती रहीं, अदब में उनका क्या मकाम व मरतबा है, उनके ज़ेर असर कौन कौन से अदबी रसायल शाये होते रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 किताबें हैं जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये काम आप 2 वीक्स के अंदर कर सकते हैं, यानी 2 हफ्तों के अंदर आप इनके न सिर्फ ये किताबें पढ़ लेंगे बल्कि साथ साथ इनके नोट्स भी बना लेंगे। अब जब आपने नोट्स बना लिए हैं तो मैं आपको एक और टेक्निक अब बताता हूँ। आपने पहले दिन कलीद उर्दू तैयार की, पढ़ी, उसके 10, 15, 20, 25 जितने भी पेपर आप पढ़ सकते हैं आपने पढ़े, आपने उसके साथ 2, 3, 4 पेजेस भी नोट्स के बना लिए। अब सेकेंड डे जब आपने स्टार्ट करना है ना, आपने जो नोट्स बनाए उनको एक नज़र आपने पढ़ लेना है। वो 5-7 मिनट लगेंगे, 2-3 पेजेस जितने बनाए आपने उनको एक बार आप रिवाइज़ कर लें। आप दूसरे दिन की स्टडी शुरू कर दें। अब तीसरे दिन आप पहुँचे हैं, तीसरे दिन आपने मज़ीद कलीद उर्दू के सवालात पढ़ने हैं, तो उससे पहले आपने 2 दिन जो नोट्स बनाए ना, उन दोनों दिनों के नोट्स को आपने एक नज़र पढ़ लेना है। चौथे दिन आप स्टडी करेंगे तो 3 दिनों के जो नोट्स हैं ना, आगाज़ आप उस स्टडी से करेंगे। यूँ आप आगे चलते जाएंगे और पीछे से जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको आप रिवाइज़ करते चले जाएंगे। जब आपकी 2 वीक्स कंप्लीट होंगे, आपकी ये 5 किताबें कंप्लीट होंगी, इनकी टेक्निक्स के साथ पढ़ा हुआ मुतालिया आपका कंप्लीट होगा, तो साथ साथ वो जो नोट्स आपने बनाए को 30-40 सफ़ात के 50 सफ़ात के जो नोट्स बन गए हैं, वो डेली बेस पर सुबह सुबह आप जो रिवाइज़ करते रहे हैं, उसका फ़ायदा ये हुआ कि 2 हफ्तों की तैयारी में आपने अपनी जो तैयारी की वो मुकम्मल आपके जहन में फीड भी हो चुकी है, यादाश्त का हिस्सा भी बन चुकी है, वो आपको याद भी हो चुकी है। अब आप बार बार उसे मज़ीद रिवाइज़ कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम है तो मज़ीद कुतब भी आप पढ़ सकते हैं। MA का सिलेबस आप पढ़ें। MA का सिलेबस अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो MA की ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। जो BS के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने BS किया हुआ है, वो BS का सिलेबस पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम मास्टर की जो सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं छोटी छोटी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लें। इसमें अहम मालूमात आपके पास आ जाती हैं। तो इस तरह आपने
तैयारी करनी है, इस पर फोकस करना है, अपने अहम मौज़ूआत, और आपके पास पूरे के पूरे अपने एक नोट्स बन जाएंगे। और सिर्फ आप इसी पर भी अगर फोकस करते हैं, इस तरह आप समझ कर पढ़ते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, किस तरह मज़ीद मुमकिन सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आई होप कि आप यकीनी तौर पर अपना रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं। अब एक और बात कि उर्दू अदब की तहरीकें आपने पढ़ी, तफसील से आपने पढ़ ली, डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब आपने तफसील से पढ़ ली, असनाफ़ नज़्म नसर आपने तफसील से पढ़ ली। 3 किताबें कम से कम ऐसी हैं जो आपने तफसील से पढ़ लीं, और उनमें से जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल था वो आपने निकाल लिया। अब उसमें जो बाकी मवाद था ना, वो आपके जहन में फीड हो गया। ये होता है पस मंज़री मुतालिया। ये जो पेपर आता है ना, पेपर का कोई परमानेंट फॉर्मेट नहीं है कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, इससे इतना हिस्सा आएगा, इतना हिस्सा आएगा। 2021 में जो पेपर आया, आपने देखा होगा कि वो पेपर किसी भी बुक से बरह रास्त नहीं लिया गया, और पेपर PPSC का कभी भी किसी भी बुक से बरह रास्त नहीं लिया जाता, ये आप जहन में रखें। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत को टच किया जाता है, लेकिन जब आप ये पस मंज़री मुतालिया कर लेंगे, आपकी फ़हम में इजाफ़ा हो जाएगा, अदब के रुझानात से आप आगाह हो जाएंगे, असनाफ़ के इर्तिक़ा से आप आगाह हो जाएंगे, तो आपके लिए आसान होगा उस पेपर को टैकल करना अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके पास पस मंज़री मुतालिया भी है, अहम मालूमात भी हैं। अच्छा, एक और अहम बात जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, आपने उर्दू अदब की तहरीकें पढ़ी, आपने डॉक्टर सलीम अख्तर की बुक उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ पढ़ी। इसके अलावा अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं मज़ीद तारीख़ के ऊपर, तो डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की उर्दू अदब की तारीख़ ज़रूर पढ़ें। बहुत कमाल की किताब है, अदब फ़हमी में बहुत इजाफ़ा करती है, अदब को समझने में, अदबी नज़रियात, अदबी शख्सियात को, अदबी टेक्स्ट को समझने में आपके बहुत मावन होती है, आपकी सोच में एकदम वुसअत लाती है। आपको फिर पता चलता है कि यार अदब तो ये है, अदब को यूँ पढ़ा जाता है, यूँ समझा जाता है, उसको यूँ इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसके बाद ये जो किताबें हैं, इनके एंड पर, हर एक किताब के एंड पर किताबियात मौजूद हैं। आपने उस किताबियात को भी याद करना है। उर्दू अदब की तहरीकें वाली डॉक्टर सलीम अख्तर की बुक, और जो डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की बुक है, उसके एंड पर जो किताबियात है, इसको आपने याद करना है। जो पेपर में बाज़ किताबों के नाम पूछे जाते हैं, तो मोस्टली वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ये अहम किताबें हैं, यानी एग्ज़ामिनर के पास ये सामने बुक्स नहीं पड़ी होती, लेकिन वो इन्हीं मौज़ूआत पर जब वो किताब, अहम किताब को पेपर में शामिल करता है, तो वो ये अहम किताबों से ही इस्तेफ़ादा किया गया होता है इन कुतब में। तो आपने इन किताबों की किताबियात ज़रूर पढ़नी है। हर किताब के एंड पर है डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, अनवर सदीद की उर्दू अदब की तहरीकें, तबस्सुम काश्मीरी की उर्दू अदब की तारीख़। इसके एंड पर जो किताबियात मौजूद है, इसको भी आपने एक नज़र पढ़ लेना है। उसमें अहम जो कुतब हैं उनको आपने पढ़ लेना है, उनके मुसन्निफ़ीन कौन हैं या मुरत्तबीन कौन है। ये भी पुराने जो टेक्स्ट हैं उनको मुरतब किया मुख्तलिफ लोगों ने, तो मुरतब कौन सी किताबों को किसने मुरतब किया, कहाँ से शाये हुई, ये बात को इदारे भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी किताब कहाँ से शाये हुई, तो ये आपने वहाँ से आपको मालूमात मिल जाएंगी, आपने उनको तैयार कर लेना है। इसके अलावा अगर किसी मुसन्निफ़ की आपको किताबों के बारे में जानना है कि उनका दिवाचा किसने लिखा, तो रेख्ता जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है ना, डिजिटल लाइफ है, डिजिटल दौर में डिजिटल सहूलियात मौजूद हैं। आप अपने मोबाइल से सर्च करें और उसी वक्त रेख्ता के ऊपर उनकी बुक्स ओपन करें और देख लें कि इस किताब का दिबाचा किसने लिखा, या खाकों की कोई किताब है तो इसमें कुल कितने खाके हैं, किन किन लोगों के खाके हैं। हर एक खाके के खाकों के मजमूए के जो शामिल खाके हैं वो आपको मुताला करने की ज़रूरत नहीं है। तादाद पता हो जो अहम किताबें हैं, जैसे रशीद अहमद सदीकी की है, शाहिद अहमद देलवी की खाके हैं, या कुछ एक दो और लोगों के खाके हैं, इसमें चुगताई ने किसका खाके लिखे, कौन से खाके जो मशहूर हुए अदब में, वो आपको पता होना चाहिए किन के खाके लिखे गए और किन लोगों ने लिखे। जैसे दोस्ती के नाम से इसमें चुगताई ने अपने भाई का जो खाका लिखा वो बहुत मशहूर हुआ। इस तरह की जो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं मुख्तलिफ असनाफ़ अदब में, वो आपके मुताले में होने चाहिए। और आई होप कि जब आप इस तरह का मुताला कर लेंगे तो आपके पास तमाम तर अहम मालूमात आ जाएंगी और इंशाल्लाह आप रिटन टेस्ट में कामयाब होंगे। तो ये हमारे इस सिलसिले का पहला लेक्चर था। हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह इस पर जो दीगर अहम मौज़ूआत हैं उनको हम कैप्चर करेंगे, मुख्तलिफ उन पर गुफ्तगू करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में।